ठीक है, तो आज अपन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है? 1986 का बना हुआ है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 देखने से पहले इसमें देखते हैं कि इसमें सिद्धांत आए हुए हैं कि पर्यावरण को बचाने या उनको संरक्षित करने के लिए 8 सिद्धांत दिए हुए न्यायालय के द्वारा। वो कौन कौन से हैं? पहला ये लिखो, प्रदूषणकर्ता भुगतान करे, कि जो व्यक्ति प्रदूषण करेगा, जितना प्रदूषण कर रहा है, जितनी हानि पर्यावरण को पहुंचा रहा है, वो हानि का क्या किया जाएगा? मूल्यांकन किया जाएगा। वो व्यक्ति उसका भुगतान करेगा, यानी प्रदूषण करने वाला व्यक्ति ही उसकी क्षतिपूर्ति करेगा। कौन से केस में कहा गया है? वेलोर सिटीजन वेलफेयर वाले केस में कहा गया है। वेलोर सिटीजन वाले केस में कहा गया है, ठीक है। सेकंड सिद्धांत है सावधानी का सिद्धांत। सावधानी का सिद्धांत कि कोई भी व्यक्ति अपना काम कर रहा है या कोई उद्योग धंधा कर रहा है तो उसे सावधानी रखनी चाहिए ताकि उससे पर्यावरण प्रदूषित ना हो। ये कहा गया रूरल लिटिगेशन वाले वाद में, रूरल लिटिगेशन वाला वाद। तीसरा आ रहा है लोक न्यास का सिद्धांत। लोक न्यास का सिद्धांत कि कोई भी व्यक्ति अपना उद्योग करे या धंधा करे तो उसे एज ए न्यासी की तरह पर्यावरण को संरक्षित रखना चाहिए, यानी पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए। लोक न्यास यानी कोई भी व्यक्ति जो काम धंधा कर रहा है, जो उद्योग कर रहा है, उसे पर्यावरण के न्यासी की तरह काम करना चाहिए, यानी लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपना काम उद्योग धंधा करना चाहिए। ये केस कौन सा है? एमसी मेहता वर्सेस कमलकांत। एमसी मेहता वर्सेस कमलकांत के बाद में कहा गया लोक न्यास का सिद्धांत। फोर्थ आता है संतुलन का सिद्धांत। कमलकांत है कि कमलनाथ है? देखो कोई बुक में कमलकांत है, कोई में नाथ है। अच्छा, है ना? तो एमसी मेहता याद रखना है अपने को। ठीक मैडम, ठीक है। फोर्थ आ रहा है संतुलन का सिद्धांत। जैसे जैसे विकास हो रहा है, आधुनिक विकास हो रहा है या डेवलपमेंट हो रहा है, वैसे वैसे पर्यावरण को क्षति हो रही है। तो कोई भी व्यक्ति विकास कर रहा है या देश विकास कर रहा है तो उस विकास को पर्यावरण को हानि नहीं होनी चाहिए, यानी इस बैलेंस थ्योरी को ध्यान में रखते कि अगर वो एक पेड़ काट रहा है तो उसे एक पेड़ लगाना भी चाहिए। ये कहा गया एमसी मेहता वाले केस में कहा गया, एमसी मेहता वाद। नेक्स्ट सिद्धांत है कठोर दायित्व या पूर्ण दायित्व का सिद्धांत। कठोर दायित्व का सिद्धांत अपने को पता ही है, कौन सा केस है? वो है भोपाल गैस वाला, यूनाइटेड गैस वाला मैडम, वो वाला भोपाल गैस। पूर्ण दायित्व का सिद्धांत एमसी मेहता और भोपाल गैस कांड दो है। एमसी मेहता, कठोर दायित्व में एमसी मेहता और पूर्ण दायित्व में भोपाल गैस कांड वाला वाद, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पोषणीय विकास का सिद्धांत कि विकास होना चाहिए लेकिन उसका साथ साथ में क्या पोषणीय विकास के सिद्धांत हो कि विकास हो तो उसके साथ साथ में पर्यावरण का भी पोषण होता रहना चाहिए। पोषणीय विकास का सिद्धांत है इन्वायरो लीगल एक्शन वाद। और एमसी मेहता श्रीराम फूड फर्टिलाइजेशन वाला दो वाद है, ठीक है। इन्वायरो लीगल एक्शन वाला वाद है और एमसी मेहता वर्सेस श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजेशन वाला वाद। नेक्स्ट है अंतरपीढ़ीय साम्य का सिद्धांत। अंतरपीढ़ीय साम्य का सिद्धांत कि आप विकास। एक मिनट मैडम, पोषण का सिद्धांत श्रीराम फर्टिलाइजर, इससे पहले वाला कौन सा बोला था? इन्वायरो लीगल एक्शन वाला वाद, ठीक है। नेक्स्ट है अंतरपीढ़ीय साम्य का सिद्धांत कि आप अपना विकास करोगे, अगली पीढ़ी के लिए भी कुछ छोड़ के
जाओ, यानी उनके विकास को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है या उद्योग धंधे करने हैं। अंतर पीढ़ियां समय, यानी अगली पीढ़ी के लिए कुछ सुरक्षित रख के जाना है आपको, ये होता है, इसका कोई केस नहीं है। फिर आता है नेक्स्ट 8वां सिद्धांत आ रहा है डीप पॉकेट थ्योरी। डीप पॉकेट थ्योरी कि जो पर्याप्त साधन रखने वाली संस्थाएं हैं, जो पर्याप्त साधन रखने वाली संस्थाएं हैं, वो पर्यावरणीय दुर्घटनाओं के लिए भुगतान करती है। डीप पॉकेट थ्योरी कि कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो जिनके पास पर्याप्त साधन हैं, तो अगर कोई पर्यावरणीय दुर्घटना हो जाती है उनके लिए ये संस्थाएं भुगतान करती है। इसको बोलते हैं डीप पॉकेट थ्योरी। 8 सिद्धांत है ये, ठीक है। 7 हुए मैम ये? हाँ 7 है, 7 है। 8 हो गए। 8 है ना। पहला है प्रदूषण पहला प्रदूषण, दोबारा बोलती हूँ, पहला प्रदूषण करता भुगतान करे, दूसरा सावधानी का सिद्धांत, तीसरा लोक न्यास का सिद्धांत, चौथा है संतुलन का सिद्धांत, 5वां है कठोर और पूर्ण दायित्व का सिद्धांत, छठा है पोषणीय विकास का सिद्धांत, 7वां है अंतरपीढ़ीय साम्य का सिद्धांत और 8वां है डीप पॉकेट थ्योरी का सिद्धांत। ठीक है, ये 8 सिद्धांत हैं। अब आते हैं कि अपन को सिलेबस में 4 एक्ट बताए हैं पर्यावरण से संबंधित। ये चारों एक्ट का एक लिख लो एक जगह कि पहले कौन सा एक्ट पढ़ना है अपने को। पहले एक्ट आता है वन्य वाला, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कब लागू हुआ ये लिखो। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ ये लिखो एक जगह, लिख लो रजिस्टर में कि 1 फरवरी 1973 को, 1 फरवरी 1973 को लागू हुआ। कितने सेक्शन है? 66 सेक्शन है और चैप्टर 7 है। चैप्टर 7 है एक जगह। सेकंड आ रहा है जल वाला, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम। ये कब लागू हुआ? ये 23 मार्च को 1974 को लागू हुआ। 23 मार्च 1974 को लागू हुआ। कितने सेक्शन हैं? 64 सेक्शन है टोटल इसमें और चैप्टर 8 है। फिर आ रहा है वायु वाला, वायु प्रदूषण वाला निवारण नियंत्रण वाला। 16 मई 1981, 16 मई 1981 वायु वाला। ठीक है, वायु वाले में सेक्शन है 54, 54 सेक्शन है और चैप्टर है 7, चैप्टर है 7। फिर आ रहा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। 19 नवंबर 1986, 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ। सेक्शन है 26 और चैप्टर है 4। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो ये क्यों बनाया गया है? पहली जो प्रस्तावना दी है इसमें लिखा हुआ है पर्यावरण के संरक्षण और सुधार और उससे संबंधित विषयों के लिए पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण से संबंधित जो भी विषय हैं उनके लिए ये एक्ट बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र का जो पर्यावरण सम्मेलन हुआ था जून 1972 में स्टॉकहोम में, उसमें ये 1972 में जो स्टॉकहोम में जो सम्मेलन हुआ था पर्यावरण से संबंधित, भारत ने उसमें भाग लिया
और कहा कि पर्यावरण से संरक्षण और सुधार के लिए वो समुचित कदम उठाएगा। यानी स्टॉकहोम में जो जून में जो पर्यावरण से संबंधित जो सम्मेलन हुआ उससे प्रेरणा लेके ही भारत ने क्या किया है, ये एक्ट बनाया है पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन करने के लिए। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन करने के लिए तथा मानव, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों और संपत्ति को होने वाले परिसंकट में जो भी कार्य है उनके निवारण करने के लिए एक्ट बना है। किसके लिए? पहला पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए। किन किन की रक्षा करने के लिए बना है? मानव, अन्य जीवित प्राणी, पादप और संपत्ति, 4 चीजें आ गई। इन सबको अगर कोई पर्यावरण से कोई परिसंकट में पदार्थ से कोई हानि हो रही है, इनका निवारण करने के लिए या इनको लाभ पहुंचाने के लिए ये एक्ट बना है। तो अगर ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाए कि किस किस की रक्षा करने के लिए ये एक्ट बना है, तो मानव, अन्य जीवित प्राणियों को, पादपों को और संपत्ति को। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 1। सेक्शन 1 ये है कि संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ। नाम क्या है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, संपूर्ण भारत पे है। तो संपूर्ण भारत पे कौन कौन से एक्ट लागू है आपके सिलेबस में? टीपीएफ और संपूर्ण मानव अधिकार है, मानव अधिकार भी मैम संपूर्ण भारत पर लागू है। और कौन सा रह गया? और सूचना प्रौद्योगिकी के संपूर्ण, उसको नहीं पढ़ा है। आईटी एक्ट, वही पूछना चाह रही थी मैं। टीपी, आईटी एक्ट, एनआई एक्ट, ठीक है, ये सारे हैं। तो इसमें आ गया एक, तो ये आ गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आ गया, पूरे भारत पे लागू है। ठीक है, वो तो जो वन्य वाइल्ड लाइफ पढ़ के आए थे वो नहीं है पूरे भारत पे, उसको छोड़ के है, ये पूरे भारत पे। अब लागू कब हुआ ये लागू हुआ 19/11/1986, 19 नवंबर 1986 को ये लागू हुआ है। अब परिभाषा कि पर्यावरण क्या है। सबसे पहले पर्यावरण में जल, वायु और भूमि आते हैं। जल, वायु, भूमि आते हैं, या उनका अंतर संबंध किससे है? जल, वायु, भूमि का अंतर संबंध किससे है? मानव से है, अन्य जीवित प्राणियों से है, पादपों से, सूक्ष्म जीव, यहाँ एक शब्द और जुड़ा है, प्रस्तावना में सूक्ष्म जीव शब्द नहीं था, और संपत्ति। ये 5 चीजों से जल, वायु और भूमि का अंतर संबंध है, वो ही पर्यावरण है। वैसे तो क्या पर्यावरण में क्या आता है? जल, वायु और भूमि आ गई, 3 चीजें, लेकिन इनका अंतर संबंध किससे है? मानव, अन्य जीवित प्राणियों से है, पादपों से, सूक्ष्म जीवों से और संपत्ति से। वो सब मिलके ये अंतर संबंध से ही पर्यावरण बनता है। अब पर्यावरण हो गया, तो पर्यावरण प्रदूषक क्या है? कि ऐसा कोई ठोस, द्रव या कोई गैसीय पदार्थ, ठोस, द्रव या कोई गैसीय पदार्थ है जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकारक हो सकता है या क्षतिकारक होना संभव है। यानी इतनी मात्रा में है जो या तो ठोस है या गैस है या द्रव के रूप में है, और इतनी सांद्रता में है यानी इतनी मात्रा में विद्यमान है कि वो पर्यावरण को प्रदूषण कर सकता है या पर्यावरण प्रदूषण होने की उससे संभावना है, तो वो होता है पर्यावरण प्रदूषक। फिर आया पर्यावरण हो गया, पर्यावरण प्रदूषण हो गया। तो अब क्या होगा? पर्यावरण प्रदूषण कैसे होगा? कि पर्यावरण प्रदूषकों का पर्यावरण में विद्यमान रहना ही पर्यावरण प्रदूषण, यानी पहली ए और बी की जो दोनों डेफिनेशन है वो साथ में, कि पर्यावरण में अगर कोई पर्यावरण प्रदूषक है तो वो पर्यावरण प्रदूषण हो जाएगा उससे। डी में क्या है? हथलाना। किसी पदार्थ के संबंध में हथलाना क्या है? किसी पदार्थ का निर्माण करना है, प्रसंस्करण करना है, कोई भी मतलब किसी भी कोई पदार्थ उसके संबंध में कोई भी काम करना, कोई भी संक्रिया करना हथलाना है। कि मान लो कोई भी चीज है वो क्या है? कच्चा सामान होती है, कोई भी चीज कच्चे में होती है, उसको एज ए कच्चे रूप में नहीं परोसा जा सकता, उसके लिए कोई काम करना पड़ता है, उसको प्रसंस्करण करना पड़ता है, उसका पैकेज करना पड़ता है, भंडारण करना पड़ता है, परिवहन करना पड़ता है, कुछ तो कुछ करना ही पड़ता है। कच्चे पेड़ से कच्चे फल
तोड़ के कोई भी डायरेक्ट नहीं खाता है, उनको भी धोता है। धोना भी क्या है, हथलाना है। ठीक है, फिर आ रहा है परिसंकट में पदार्थ क्या है। नेक्स्ट ई में जो डेफिनेशन है वो परिसंकट में पदार्थ क्या है, कि ऐसा कोई पदार्थ या निर्मित अभिप्रेत, या तो पदार्थ या कोई ऐसी निर्मित यानी जिसको बनाया गया है जो रासायनिक, भौतिक या भौतिक और रासायनिक दो चीजें शब्द, या तो रासायनिक या भौतिक और रासायनिक गुणों को हथलाने के कारण मानव, जीवित प्राणियों, पादपों, सूक्ष्म जीवों, संपत्ति या पर्यावरण के लिए हानिकारित करते हैं। कि या ऐसा कोई भी पदार्थ या निर्मित है, वो या तो पदार्थ है एज इट इज, या ऐसा कोई निर्माण किया हुआ है जो रासायनिक है या भौतिक रासायनिक ऐसे गुण है जिससे, या हथलाना, तीन चीजें हैं, या तो रासायनिक, दूसरा भौतिक रासायनिक, या हथलाने के कारण मानवों के लिए, अन्य जीवित प्राणियों के लिए, पादपों के लिए, सूक्ष्म जीवों के लिए या संपत्ति के लिए क्या है, हानिकारक हो जाते हैं। वो परिसंकट में पदार्थ होता है। पदार्थ या निर्मित याद रखना है। ठीक है, फिर अधिष्ठाता कौन होता है, ऑक्यूपायर कौन होता है। किसी कारखाने या परिसर के संबंध में अधिष्ठाता वो व्यक्ति माना जाता है जिसका कारखाने में या जो कामकाज चल रहा है उस पर नियंत्रण है, और किसी वस्तु के संबंध में जिस व्यक्ति के कब्जे में वो चीज है वो उसका अधिष्ठाता माना जाता है। कारखाने के संबंध में तो क्या है कि कोई कामकाज चल रहा है जिसका नियंत्रण है वो अधिष्ठाता है, और किसी वस्तु के संबंध, यानी ये पेन है तो इसके संबंध में अधिष्ठाता कौन माना जाएगा, जिसके कब्जे में ये पेन है। यानी किसी वस्तु के संबंध में अधिष्ठाता वो माना जाता है जिसके कब्जे में वो वस्तु होती है। नेक्स्ट है विहित, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों से विहित है। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन सेक्शन 2 में दी है। पहला है पर्यावरण क्या है, पर्यावरण प्रदूषक क्या है, दूसरा है तीसरा आगे पर्यावरण प्रदूषण क्या है, चौथी हथलाना, पांचवी परिसंकट में पदार्थ, उसके बाद में आती छठी अधिष्ठाता, उसके बाद में आगे विहित। ठीक है, 7 डेफिनेशन दी गई है जी तक। फिर आ रहा है सेक्शन 3। सेक्शन 3 में ये है कि केंद्रीय सरकार की साधारण शक्तियां क्या क्या होती है। सेक्शन 3 में चैप्टर 2 में बताया है कि केंद्रीय सरकार की साधारण शक्तियां क्या क्या होती है। तो सेक्शन 3 में केंद्रीय सरकार केंद्रीय प्राधिकरण बना सकती है, इसमें शक्तियां है केंद्रीय सरकार की पर्यावरण को संरक्षण और सुधार करने के लिए क्या क्या काम कर सकती है। तो इस अधिनियम के अधीन रहते हुए केंद्रीय सरकार क्या कर सकती है, ऐसे सभी उपाय कर सकती है जो पर्यावरण संरक्षण और उसकी क्वालिटी में सुधार करने के लिए आवश्यक हो। पर्यावरण का संरक्षण और उसकी क्वालिटी में सुधार करने के सामान्य काम सभी काम कर सकती। इसके साथ में पर्यावरण प्रदूषण के, पहले तो पर्यावरण संरक्षण किया या उसकी क्वालिटी में सुधार किया। दूसरा काम क्या बताया कि पर्यावरण प्रदूषण का कोई निवारण, नियंत्रण, उपशमन के जो भी काम आवश्यक समझे वो कर सकती है। पहला तो पर्यावरण संरक्षण करेगी, फिर पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है तो उसका निवारण, नियंत्रण और उसके उपशमन से संबंधित सभी काम करेगी। तो अब इसमें क्या क्या काम कर सकती है, दूसरे पॉइंट में इसका सेक्शन 3 का सबक्लोज 2 में वो काम बता दिए क्या क्या काम करेगी। तो एक एक पॉइंट याद करना आपको। पहला कि राज्य सरकारों, अधिकारियों और अन्य प्राधिकरणों की क्या करेगी, वो नियुक्ति कर सकती है, को काम दे सकती है। राज्य सरकारों को, अधिकारियों को या अन्य प्राधिकरणों को काम दे सकती है। दूसरा है नियम बना सकती है, नियम बना सकते हैं और इस अधिनियम के अधीन जो उद्देश्य निर्धारित कर दिए उनको पूरा करने के लिए वो कोई भी नियम बना सकती है। अब आ रहा है कि वो पर्यावरण प्रदूषण के लिए क्या करेगी, निवारण, नियंत्रण, उपशमन के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बनाएगी। पहला पॉइंट ये है कि राज्य सरकारों की काम निर्देश दे सकती है, नियम बना सकती है। पहला, अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है या अन्य प्राधिकरण गठित कर सकती है। दूसरा, राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बना सकती है। तीसरा,
क्वालिटी के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए क्वालिटी क्या है उसके मानक निर्धारित कर सकती है, क्वालिटी के लिए मानक निर्धारित कर सकती है। फिर अगर किसी विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है तो उनके उत्सर्जन के मानक निर्धारित करके इतनी मात्रा में आप ये उद्योग धंधा पर्यावरण उत्सर्जन कर सकता है या इतना प्रदूषण कर सकता है, इस मानक से अधिक नहीं करेगा, मतलब वो मानक तय कर देगी। नेक्स्ट आ रहा है कि कोई क्षेत्र तय कर देती है कि इस क्षेत्र के भीतर क्या है, कोई उद्योग धंधा नहीं चलाया जाएगा, या कोई ऐसा है कि दुर्घटना को निवारण करने के लिए, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है। परिसंकट में पदार्थों को हथेलाने के लिए परिसंकट में पदार्थों को हथेलाने की प्रक्रिया निर्धारित कर देगी या रक्षोपाय निर्धारित कर देगी। पर्यावरण से संबंधित कोई भी शोध अनुसंधान करने की काम तय कर देगी। अगर किसी क्षेत्र में हो रहा है तो वहाँ निरीक्षण करने की भी उसकी पावर है केंद्रीय सरकार की, वो निरीक्षण भी करवा सकती है। प्रयोगशालाएं स्थापित कर सकती है, डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। ये एक एक पॉइंट याद करने हैं, रटने की आवश्यकता नहीं है इसको, सिर्फ आपको पॉइंट याद करने हैं, मतलब देख पढ़ना है इसको, ठीक है। कोई निर्देशिकाएं, संहिता या पथ प्रदेशिकाएं तैयार कर सकती है। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यदि केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए चाहे तो वो धारा 5 के अधीन निर्देश देने की शक्ति के निर्वहन करते हुए कोई प्राधिकरण या प्राधिकरणों का गठन कर सकती है। कि केंद्रीय सरकार सेक्शन 3 में दी गई शक्ति के अधीन, यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए या पर्यावरण प्रदूषण के निवारण नियंत्रण करने के लिए क्या कर सकती है, कोई प्राधिकरण गठित कर सकती है या प्राधिकरण या प्राधिकरणों का गठित कर सकती है, जिसका कोई नाम या नाम दे दिया जाएगा, ठीक है। वो प्राधिकरण किसके अधीन काम करेगा, वो प्राधिकरण केंद्रीय सरकार के अधीन ही काम करेगा। केंद्रीय सरकार गठन कर रही है, उसका नियुक्ति करिए तो वो केंद्रीय सरकार के अधीन काम करेगा, और वो सब काम करेगा जो इस संहिता के अधीन उसे सौंपे जाए और केंद्रीय सरकार द्वारा उसे सौंपे जाए, वो प्राधिकरण सारे काम करेगा, ठीक है। सेक्शन 4 के अधिकारियों की नियुक्ति और उनकी शक्तियां और उनके कार्य क्या। प्राधिकरण तो कहाँ बना दिए उन्होंने, 3 के सब क्लोज 3 में बना दिए, सेक्शन 3 के सब क्लोज 3 में बना दिया प्राधिकरण, तो केंद्रीय सरकार ने गठन कर सकती है, बना सकती है। अब उन प्राधिकरणों में अधिकारी कौन होंगे, उनकी क्या शक्तियां होंगी, उनके क्या काम होंगे, तो धारा 3 की उपधारा के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के ऐसे पदाभिधानों सहित अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है जो इस अधिनियम के अधीन वो शक्तियां व कार्य करेंगी जो उन्हें सौंपे जाएंगे। प्राधिकरण बना दिए 3 में, अब वो अधिकारियों की भी नियुक्ति कर सकती है, पदाभिधानों यानी उनकी पद के सहित उन पद का नाम देके अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है। नियुक्त अधिकारी केंद्रीय सरकार के या इस सरकार के निर्देश, या तो केंद्रीय सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों को फॉलो करेगा, या जो प्राधिकरण बनाए गए हैं सेक्शन 3 के सब क्लोज 3 में, उस प्राधिकरण के द्वारा कोई निर्देश दिया जाता है, साधारण या विशेष निर्देश दिया जाता है, उनको कार्य करेंगे। तो किसके आदेशों को फॉलो करेंगे, केंद्रीय सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों को फॉलो करेंगे, या सेक्शन 3 के सब क्लोज 3 में दिए हुए प्राधिकरण के साधारण या विशेष आदेशों या निर्देशों के अधीन रहते हुए वो काम करेंगे अधिकारी। निर्देश देने की शक्ति, सेक्शन 5 में यह है कि केंद्रीय सरकार किसी अन्य विधि में किसी भी बात के होते हुए इस अधिनियम के अधीन कार्यों को करने के लिए, यानी कोई भी कार्य करने के निर्वहन करने में किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण को निर्देश दे सकती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए आपको ये काम करने हैं या पर्यावरण प्रदूषण को निवारण नियंत्रण के लिए आपको काम करने के। तो ऐसा व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने के लिए आप बाउंड हो जाएंगे। केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन किसी भी काम करने के लिए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अधिकारी को भी, किसी भी अधिकरण को निर्देश दे सकती है, और जिनको ये निर्देश दे दिया वो उस निर्देशों
का पालन करने के लिए आबद्ध होंगे, बाउंड हो जाएंगे। सेक्शन 5A 2010 में जोड़ा गया है क्या? नहीं, 2016 में जोड़ा गया, ठीक है, 2016 में जोड़ा गया। तो सेक्शन 5A क्या कह रहा है कि सेक्शन 5 के अधीन अगर किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण को कोई निर्देश दिया और वो व्यक्ति क्या है, उससे वो व्यक्ति, वो अधिकारी, वो प्राधिकरण उस केंद्रीय सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश से क्षुब्ध है, दुखी है, तो वो इसकी अपील कर सकता है। कहाँ पे अपील करेगा? राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के सेक्शन 3 में गठित राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अपील कर सकता है। कहाँ पे करेगा? राष्ट्रीय हरित अधिकरण में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अपील कर सकता है। अगर कोई केंद्रीय सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों से क्षुब्ध है तो वो राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अपील कर सकता है। अब आ रहा है सेक्शन 6, पर्यावरण प्रदूषण का विनियमन करने के नियम। यानी नियम कौन बनाएगा कि कोई पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, निवारण करने, नियंत्रित करने या उपशमन करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसकी है? केंद्रीय सरकार की है। केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सेक्शन 3 में दिए हुए किन्हीं भी विषयों या सभी विषयों के लिए नियम बना सकती है। क्या क्या नियम बनाएगी? वही नियम बनाएगी। पहला कि प्रतिकूल प्रभाव डाले हुए कोई विशिष्ट क्षेत्र या विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जल, वायु या मृदा के क्वालिटी के मानक निर्धारित कर देगी कि यहाँ इतना जल में ये क्वालिटी के मानक होने चाहिए, वायु की या मिट्टी के ये क्वालिटी के ये मानक निर्धारित कर देगी, ठीक है। फिर भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लिए पर्यावरण प्रदूषकों के, जिनके अंतर्गत शोर भी आता है, सांद्रता की मात्रा सीमा तय कर देगी कि इससे ज्यादा प्रदूषक नहीं होने चाहिए इस क्षेत्र में। परिसंकट में जो पदार्थ है उनको हथलाने की प्रक्रिया उनकी रक्षोपाय बना देगी। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में परिसंकट हथलाने का मतलब कोई भी क्षेत्र है तो हर क्षेत्र में हर काम नहीं किया जा सकता। क्षेत्र निर्धारित कर देगी कि किसी पदार्थ को हथलाने से संबंधित इस क्षेत्र में हथलाने की प्रक्रिया नहीं होगी। जैसे मीट मार्केट हर स्थान पे नहीं हो सकता, तो उसके लिए क्षेत्र निर्धारित कर दिए जाते हैं, मानक निर्धारित कर दिए जाते हैं कि हर काम हर जगह पे नहीं। उद्योग धंधा है, उससे पर्यावरण प्रदूषण ज्यादा हो रहा है तो वो आबादी वाले क्षेत्र में कोई बिजनेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। उद्योग धंधों के अवस्थान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रक्रिया यानी उद्योग धंधे हर क्षेत्र में नहीं बनाए जा सकते, उनके लिए भी मानक स्थान तय कर देगी। दुर्घटनाओं के निवारण के लिए जिससे पर्यावरण प्रदूषण होता है के रक्षोपाय करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित कि इस क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित दुर्घटनाएं ना हो। जैसे भोपाल गैस वाली या श्री राम फूड फर्टिलाइजेशन वाली जो दुर्घटनाएं हुई थी वैसे दुर्घटना ना हो, इसके लिए रक्षोपाय निर्धारित कर देगा, प्रक्रिया निर्धारित कर देगा। ये नियम बनाने की पावर है। कार्य भी तो यही थे, सेक्शन 3 में कार्य भी तो यही थे, उन कार्यों के संबंध में ही वो नियम बनाती है सेक्शन 6 में। अब साथ में आ रहा है चैप्टर 3 कि पर्यावरण प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण और उपशमन कि उद्योग धंधों चलाने के लिए या किसी संक्रिया आदि को चलाने के लिए व्यक्तियों द्वारा मानक से अधिक पर्यावरण प्रदूषण का उत्सर्जन नहीं किया जाएगा, निस्तारण नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि केंद्रीय सरकार क्या करेगी, कोई भी व्यक्ति अगर कोई काम करना चाहता है, कोई उद्योग धंधा चलाना चाहता है तो केंद्र सरकार के द्वारा जो मानक निर्धारित कर दिए गए हैं यानी सेक्शन 6 में जो मानक निर्धारित किए गए उससे अधिक पर्यावरण प्रदूषण नहीं करेगा। यानी जितने मानक निर्धारित है उससे अधिक कोई भी पर्यावरण प्रदूषण नहीं करेगा। साथ में इतना ही पढ़ना है कि निस्तारण के उससे ज्यादा के निस्तारण करने या उत्सर्जन करने की अनुज्ञा नहीं होगी। फिर सेक्शन 8 कि परिसंकट में पदार्थों को हथलाने वाले व्यक्ति द्वारा वो प्रक्रिया, वो रक्षोपाय का पालन किया जाना जरूरी है। कहाँ पे बनाया नियम? 6 में बना दिया।
कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी परिसंकट में पदार्थ, जो ऐसा खतरनाक पदार्थ है, उसके संबंध में हथलाने की जो भी प्रक्रिया करने से पहले वो जो निर्धारित की गई प्रक्रिया को फॉलो करेगा, और उसके साथ में जो रक्षोपाय है या जो रक्षा के करने के जो उपाय साधन केंद्र सरकार ने बताया उनको फॉलो करना जरूरी होगा। 7 में मानकों से अधिक उत्सर्जन नहीं करेगा। 8 में हथलाने से संबंधित जो प्रक्रिया या जो रक्षा उपाय बताए हैं वो निर्धारित करेगा। ठीक है, चलो ठीक है। तो सेक्शन 7 में बताया कि मानक जितने निर्धारित उससे ज्यादा उत्सर्जन या विसर्जन नहीं करेगा पर्यावरण प्रदूषकों का। 8 में बतला दिया कि जो परिसंकट में पदार्थ है उनको हथलाने से पहले जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जो रक्षोपाय अपनाए जाने चाहिए, उनको फॉलो करना आवश्यक है। सेक्शन 9 ये कह रहा है कि कुछ मामलों में प्राधिकरणों और अभिकरणों को जानकारी का दिया जाना कि यदि कोई दुर्घटना या अप्रत्याशित कार्य घटना के कारण किसी पर्यावरण प्रदूषक विहित मानकों से अधिक हो जाता है, कि कोई ऐसे पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित कोई घटना होगी जिसमें दिया गए मानक से अधिक पर्यावरण प्रदूषण हो गया है, या तो हो गया या होने की आशंका है, तो वहां उत्तरदायी व्यक्ति यानी जिस व्यक्ति के कारखाने में या जहां उद्योग में अगर वो पर्यावरण प्रदूषण मानकों से अधिक उत्सर्जन हो गया, तो वो अधिकारी क्या करेगा, यानी जो वहां का बाहर से अधिक व्यक्ति है या जो उत्तरदायी है जिसने अधिक उत्सर्जन किया है पर्यावरण प्रदूषकों का मानकों से अधिक, तो वो क्या करेगा, इसकी सूचना देगा। किसको देगा, किसी अधिकरण को देगा या कोई एजेंसी बनाई हुई है उसको सूचना देगा। वो सूचना देने के बाद में तुरंत उसको सूचना देगा और वो पर्यावरण प्रदूषण का निवारण करने या उससे कम करने के लिए आबद्ध होंगे वो प्राधिकरण या वो एजेंसी, और ऐसे सभी उपाय करेंगे जो पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, अब ये सारी टी है। इसमें आ गया कि तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि प्राधिकरण या अभिकरण के द्वारा, अब प्राधिकरण या अभिकरण के द्वारा वो रक्षोपाय अपना दिए गए, यानी पर्यावरण प्रदूषण कम करने के लिए कोई भी काम किया गया तो उससे लगे हुए जो खर्चे थे उसमें पैसे तो लगेंगे। चाहे प्राधिकरण या एजेंसी कोई भी काम करेगी उन पर्यावरण प्रदूषणों को रोकने के लिए, प्रदूषकों को रोकने के लिए, निवारण करने या नियंत्रण करने के लिए काम करेगी, तो उसमें जो भी व्यय होगा वो व्यय प्लस ब्याज उस व्यक्ति से वसूल किया जाएगा जिसने ऐसा पर्यावरण प्रदूषण किया है। इसके साथ में वो राशि कैसे वसूल की जाएगी, भू राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जाएगी। ठीक है, फिर आ रहा है प्रवेश और निरीक्षण की पावर। ये कह रहा है कि इस धारा में कि केंद्रीय सरकार द्वारा सशक्त कोई भी व्यक्ति, केंद्रीय सरकार जिसको एम्पावर कर रही है, जिसको पावर दे रही है, वो सशक्त व्यक्ति सभी युक्त समयों पर, अगर वो कहते हैं केंद्रीय सरकार किसी व्यक्ति को कह दे कि आप मेरी हेल्प करो काम करने के लिए या जांच करने के लिए, किसी भी व्यक्ति को हेल्प मांगे तो वो व्यक्ति उसकी हेल्प करेगा। जिस भी समय हेल्प मांगे उस समय हेल्प करेगा, हेल्प आवश्यक समझे तो फिर वो क्या, केंद्रीय सरकार किसी अधिकारी एम्पावर कर दिया और वो अधिकारी किसी व्यक्ति से हेल्प मांगता है तो वो व्यक्ति हेल्प भी करेगा। अब अधिकारी को क्या क्या पावर है, अधिकारी पर्यावरण प्रदूषणों की जांच करने के लिए किसी स्थान में प्रवेश कर सकता है और केंद्रीय सरकार द्वारा सौंपे गए सारे काम कर सकता है। वो काम करने के लिए कोई किस रीति का पालन करेगा वो सब केंद्रीय सरकार द्वारा तय की जाएगी। वो व्यक्ति प्रवेश करता है उस स्थान में, प्रवेश करने के बाद वहां से जांच करता है, जांच करके वहां से नमूने ले लेता है या सैंपल ले लेता है, सैंपल लेके उनको अभिकरण करता है, रख लेता है अपने पास में, अधिकरण कर लेता है, फिर वहां अधिकरण उनको रखकर एक साथ में सीज कर लेता है, सीज करने के बाद में उसको प्रयोगशाला में भेज देता है। ये सारी प्रक्रिया है कि प्रवेश करेगा, प्रवेश करने में और निरीक्षण करने में उसको सारी पावर होगी जो सिविल न्यायालय या क्रिमिनल न्यायालय द्वारा जो जांच की जाती है, प्रवेश और निरीक्षण सीआरपीसी वाले सारे, सीआरपीसी के सेक्शन 100 में ना
किसी स्थान में प्रवेश और नमूना लेने की शक्ति, बंद स्थान में प्रवेश की शक्ति है ना जांच करने के लिए, तो वो पावर होगी। ठीक है। फिर प्रत्येक व्यक्ति जो उद्योग चलाता है, कोई भी व्यक्ति जो उद्योग चला रहा है उसको मतलब ये उस पर ड्यूटी है कि केंद्रीय सरकार का कोई अधिकारी जब प्रवेश करता है तो वो उसकी सहायता करेगा। केंद्र सरकार के उस अधिकारी को सहायता देने के लिए आबद्ध है। साथ में कोई डॉक्यूमेंट मांगेगा, वो डॉक्यूमेंट भी प्रस्तुत करने के लिए वो आबद्ध है। वो क्या, कोई भी व्यक्ति जो बाहर साधक है, अगर कोई व्यक्ति अधिकारी प्रवेश कर रहा है, नमूना ले रहा है, तो उसमें जानबूझ के विलंब नहीं करेगा, बाधा नहीं पहुंचाएगा। और अगर वो ऐसा करता है तो इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी माना जाएगा। हेल्प करने का उसके कर्तव्य है कि वो उसकी हेल्प करेगा अधिकारी। अगर वो अधिकारी को क्या विलंब करता है, बाधा करता है, तो ये माना जाएगा कि वो व्यक्ति जो उद्योग का बाहर साधक अधिकारी जो है वो इस अधिनियम के अधीन अपराध कर रहा है। साथ में प्रवेश और तलाशी से संबंधित सारे प्रोविजन सीआरपीसी वाले भी इस पे लागू होंगे। प्रवेश और तलाशी वाले सेक्शन 94 वाला सीआरपीसी तत्स्थानी वारंट, मतलब अगर वो वारंट के अधीन किसी व्यक्ति किसी स्थान की तलाशी ले सकता है या अभिकरण कर सकता है। सेक्शन 94 में बताया ना, बंद स्थान के तो 100 में है। और वारंट के अधीन वारंट लेके वो किसी स्थान में प्रवेश कर सकता है, वहां से तलाशी ले सकता है और अभिकरण भी कर सकता है। फिर आ रहा है सेक्शन 11। सेक्शन 11 नमूना लेने की शक्ति और उसके संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया। केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी को विश्लेषण करने के प्रयोजनों के लिए किसी कारखाने, परिसर या कोई भी ऐसा स्थान पे जहां जल, वायु या अन्य किसी पदार्थ के संबंध में नमूना लेने की शक्ति दे सकती है, या उसको क्या कर सकती है, अधिकारी को वहां जांच करने के लिए एम्पावर कर देती है, उसको शक्ति दे देती है कि या तो जल या वायु या मृदा या अन्य किसी भी पदार्थ की आप नमूना लो और उसकी जांच करो, विश्लेषण करो। ठीक है। तो सेक्शन 11 का उपधारा 2 ये कह रही है कि कोई भी नमूना किसी विश्लेषण का परिणाम विधिक कार्रवाई में तब तक साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक उपधारा 3 और उपधारा 4 की पालना नहीं की जाती। क्या कह रही है उपधारा 3 और सेक्शन 11 की उपधारा 3 और 4 क्या कह रही है? 3 ये कह रही है कि कोई भी विश्लेषण करने वाला जो अधिकारी है वो चाहेगा किसी भी स्थान से वो प्रवेश करे और वहां से नमूना ले। प्रवेश तो वो कहाँ कर चुका, 10 में कर चुका। अब वहां से नमूना लेने की वो अपने आशय की सूचना देगा पहले बाहर साधक अधिकारी को कि भाई मैं आपके इस कारखाने, इस परिसर में प्रवेश करके यहाँ से नमूना लेना चाहता हूँ। तो वो उसके अधिष्ठाता यानी वो कारखाने या उस परिसर के अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता को क्या कराएगा, सूचना कराएगा कि मैं यहाँ से नमूना कलेक्ट करना चाहता हूँ। सूचना देने तामील करा देगी सूचना की। तामील होने के बाद में वो अधिष्ठाता या उसका जो अभिकर्ता है वो उपस्थित होगा और उसकी उपस्थिति में ही नमूना लिया जाएगा। नमूना उसकी उपस्थिति में ले लिया तो नमूने के जो 2 पैकेज परख नली में या किसी में भी लिया जाता है तो वो दो चीजों में रखवाया जाएगा। उस सैंपल नमूने के आधान या आधानों में रखाया जाएगा, यानी 2 जगह वो सैंपल कलेक्ट किया जाएगा जिससे चिन्हित और सील किया जाएगा। उस पे नमूना लेने वाले व्यक्ति या वो नमूना लेने वाले अधिकारी का और उस अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता के दोनों के सिग्नेचर होंगे। एक तो अधिकारी के और अधिष्ठाता या अभिकर्ता उसके एजेंट के सिग्नेचर होंगे, दोनों के। अब वो ये उपस्थित था तो उसने सिग्नेचर कर दिया, उसकी उपस्थिति में नमूना ले लिया और उसकी उपस्थिति में सिग्नेचर करवा लिए। सिग्नेचर कराने के बाद में इसको तुरंत कहाँ भेज दिया जाएगा, जो केंद्रीय प्रयोगशाला है सेक्शन 12 में, उसको भेज दिया जाएगा। नमूने के जो सैंपल है सील बंद कर दिया, उसको चिन्हित कर दिया, उस पर सिग्नेचर हो गए। फिर इस नमूने को प्रयोगशाला में सेक्शन 12 में जो केंद्रीय प्रयोगशाला है वहां भेज दिया जाएगा।
ये तो था उसकी उपस्थिति में। अब आ रहा है सेक्शन 11 का सब क्लॉज 4 क्या सूचना की तामील तो कर दी उन्होंने कि भाई हम इस स्थान में प्रवेश करके नमूना लेना चाहते हैं। अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता पे सूचना की तामील करवा दी जाती। अब वो जानबूझ के नहीं आते, जानबूझ के अनुपस्थित रहते, ना ही अभिकर्ता आता है, ना ही उसका अधिष्ठाता और अभिकर्ता दोनों ही नहीं आते। तो वहां नमूना लेने वाला व्यक्ति क्या करेगा, नमूने का सैंपल ले लेगा, नमूना ले लेगा, सैंपल ले लेगा और उससे चिन्हित कर देगा, उसको सील बंद कर देगा। सील बंद करने के बाद में खुद जो नमूना लेने वाला अधिकारी वो सिग्नेचर कर देगा और सिग्नेचर करके ये बात लिख देगा उस पे कि अधिष्ठाता और उसके अभिकर्ता को सूचना कर दी, लेकिन वो जानबूझ के आए नहीं, अनुपस्थित रहे हैं। तो नमूना लेने वाले अधिकारी ने इनकी अनुपस्थिति में, ये जानबूझ के अनुपस्थित रहे हैं, ये इनकार कर रहे हैं, आ गए लेकिन वो सिग्नेचर नहीं करते, मान लो, या तो वो आए नहीं या आ गए सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं कि नहीं हम तो इस नमूने के सैंपल, जो सैंपल लिया है इस पे सिग्नेचर नहीं करेंगे। तो वो क्या, दोनों में से जो भी कंडीशन होती है, या तो आए नहीं या आ गए सिग्नेचर नहीं करे, जो भी कंडीशन है वो लिख देगा, इसकी रिपोर्ट बना देगा और नमूने के सैंपल को सेक्शन 12 में जो केंद्रीय प्रयोगशाला वहां भेज देगा। अगर ये दोनों 3 और 4 की उपधारा की पालना करके अगर नमूना लिया गया है तो ही वो विधिक कार्रवाई में काम आएगा, यानी साक्ष्य के रूप में ग्राह्य माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। 11 नमूना लेने की प्रक्रिया बताई। 12 केंद्रीय प्रयोगशाला, केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक या एक से अधिक प्रयोगशाला स्थापित कर सकती है। ठीक है, इस अधिनियम के पर्यावरण पर जो प्रयोगशाला है वो क्या, कौन से काम करेगी, एक से अधिक प्रयोगशालाएं या संस्थाएं पर्यावरण प्रदूषण को मान्यता दे सकती है, प्रयोगशाला स्थापित करेगी। प्रयोगशालाओं को क्या, प्रयोगशालाओं या संस्थाओं को पर्यावरण पर या तो कोई पहले से ही प्रयोगशाला है या तो स्थापित कर सकती है, एक से अधिक प्रयोगशाला स्थापित कर, या कोई प्रयोगशाला पहले से ही है या कोई संस्था पहले से ही है, उनको क्या है, पर्यावरण प्रयोगशाला के रूप में मान्यता प्रदान कर सकती है। पहला तो स्थापित कर रही है, दूसरा क्या कर रही है, उनको मान्यता दे रही है। कोई दूसरी प्रयोगशाला बनी हुई है या कोई संस्था है, उनको उनको पर्यावरण प्रयोगशाला के रूप में मान्यता दे सकती। कौन दे सकती है, केंद्रीय सरकार दे सकती। अब इनके प्रयोगशाला कौन से नियमों को फॉलो करेगी, उनके रूल रेगुलेशन केंद्रीय सरकार बनाएगी कि प्रयोगशाला को कौन कौन से काम क्या क्या करने हैं। ठीक है, फिर दूसरा है कि विश्लेषण या उसके परीक्षण के लिए कौन से भेजने की क्या प्रक्रिया होगी, उनके रिपोर्ट बनाने के क्या प्रारूप होंगे, या प्रयोगशाला में कोई भी नमूने का विश्लेषण करवाना है तो उसकी फीस क्या होगी, सारे कौन तय कर देगी, केंद्रीय सरकार ही तय कर देगी। अब प्रयोगशाला बना दी 12 में, केंद्रीय प्रयोगशाला बना दी 12 में, तो 13 में उन प्रयोगशालाओं में काम करने के लिए एक सरकारी विश्लेषक गवर्नमेंट एनालिस्ट बना सकती है। यानी केंद्रीय सरकार क्या है, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रयोगशालाओं में काम करने के लिए जो क्या है, केंद्रीय प्रयोगशालाओं को भेजे गए जल, वायु, मृदा या अन्य पदार्थों के नमूने का विश्लेषण करने के लिए सरकारी विश्लेषक नियुक्त कर सकती है। कौन करेगी, केंद्रीय सरकार करेगी। सरकारी विश्लेषकों की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है वो क्या मानी जाती है, साक्ष्य के रूप में काम आती है। सेक्शन 14 कि सरकारी विश्लेषकों द्वारा विश्लेषण करके जो रिपोर्ट पेश की जाती है वो साक्ष्य के रूप में काम आती है। 15 आ गया है कि अधिनियम तथा नियमों, आदेशों, निर्देशों का उल्लंघन करने पर शास्ति कितनी हो सकती है। कि इस अधिनियम के अधीन मैंने कहा कोई नियम बना दिया और पर्यावरण मानकों से अधिक प्रदूषण कर दिया, साथ में बताया ना कि जितने मानक निर्धारित कर दिए उससे ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण नहीं करेगी। अगर किसी ने कर दिया तो वो क्या कर रहा है, अपराध कर रहा है, तो उस अपराध के लिए दंड कितना होगा। शुरुआत में तो 5 वर्ष तक का कारावास हो सकता है या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। प्रथम दोष सिद्धि पे कितना हो सकता है,
5 वर्ष तक का कारावास, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता। लेकिन फिर भी वो मानता नहीं है और ये उल्लंघन वो प्रतिदिन जारी करता रहता है, लगातार अपराध कंटिन्यू हो रहा है। तो फिर प्रत्येक दिन के लिए 5,000 रुपए तक का जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है। और यदि 1 वर्ष की अवधि के बाद भी चालू रहता है तो अपराधी को 7 वर्ष तक का कारावास की अधिक तक की हो सकती है। यानी 7 वर्ष तक की अधिकतम बता दी कि वो कंटिन्यू 1 वर्ष तक उल्लंघन करता ही रह रहा है, मान नहीं रहा, तो उसे 7 वर्ष तक का कारावास की सजा हो सकती है। सेक्शन 16 आ रहा है कंपनियों द्वारा अपराध। कंपनी द्वारा यानी कोई भी अपराध इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन कंपनी के बाहर साधक, डायरेक्ट कंपनी के बाहर साधक द्वारा किया जाता है तो कंपनी उसके लिए जिम्मेदार मानी जाएगी। कंपनी के ऊपर उसके लिए वाद लाया जा सकता है, उसे दंडित किया जा सकता है। परंतु वो कहते बाहर साधक कि नहीं, मेरे तो नॉलेज में नहीं था ऐसा कोई अपराध किया जा रहा है, वो साबित कर दे तो फिर उसे दंड नहीं दिया जाएगा, उसे दोषी नहीं माना जाएगा। अब इसमें कौन कौन दायी माने जाते हैं? निर्देशक, प्रबंधक, सचिव और अन्य अधिकारी। निर्देशक, प्रबंधक, सचिव और अन्य अधिकारी अगर कोई सहमति दे दी या मौनानुकूलता है या कोई उपेक्षा के कारण कोई काम हो रहा है तो वो सारे निर्देशक, प्रबंधक, सचिव क्या है, वो दायी माने जाएंगे। सरकारी विभागों द्वारा 17 सरकारी विभागों द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उस विभाग का विभागाध्यक्ष जो हेड है उस डिपार्टमेंट का, वो उसको दंडित किया जाएगा और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अगर विभागाध्यक्ष ये साबित कर दे कि उसको नॉलेज नहीं थी, उसकी नॉलेज के बिना कोई अपराध किया जा रहा था, तो फिर उसे नहीं दंडित किया जाएगा। ठीक है, इसमें विभागाध्यक्ष प्लस अधिकारी सारे ही दोनों, विभागाध्यक्ष और जो अधिकारी है वो दोनों ही लायबल माने जाते हैं। 18 के अगर सद्भावना से कोई काम की है, कोई वाद किसी व्यक्ति के विरुद्ध की वाद किया है, कोई अभियोजन या कोई विधिक कार्रवाई की है तो उनके लिए गुड फेथ में अगर काम किया तो उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी। किसी अधिकारी, सदस्य या कर्मचारी या जो पर्यावरण पर केंद्रीय सरकार के निर्देशानुसार कोई भी सरकारी ऑफिसर है या कोई कर्मचारी है, कोई भी काम कर रहा है और उसने गुड फेथ में काम किया है तो उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सेक्शन 19 इंपॉर्टेंट है कि परिवादों का संज्ञान कौन करता है? न्यायालय करता है। कब तक नहीं करेगा? जब तक उसे लिखित में परिवाद फाइल नहीं कर दिया जाए। अब ये परिवाद कौन फाइल करेगा? केंद्रीय सरकार या उस सरकार द्वारा नियमित कोई प्राधिकृत कोई अधिकारी प्राधिकरण करेगा या अधिकारी। परिवाद कौन कर सकता है? या तो केंद्रीय सरकार कर सकती है या कोई प्राधिकरण कर सकता है या कोई अधिकारी कर सकता है जो केंद्रीय सरकार द्वारा एम्पावर किया हुआ, या कोई ऐसा व्यक्ति भी कर सकता है। अपराध और परिवाद करने के आशय की सूचना है कि कम से कम 60 दिन पहले केंद्रीय सरकार को या पूर्वोक्त अधिकारी को देखकर भी वो परिवाद कर सकता है। कौन कौन कर सकता है परिवाद? या तो केंद्रीय सरकार कर सकती है या केंद्रीय सरकार द्वारा एम्पावर कोई प्राधिकरण है या कोई अधिकारी है, वो परिवाद कर सकता है। दूसरा पॉइंट आ रहा है कि कोई व्यक्ति भी परिवाद फाइल कर सकता है, लेकिन परिवाद फाइल करने की 60 दिन पहले वो सूचना देगा। किस किस को देगा? या तो केंद्रीय सरकार को देगा या केंद्रीय सरकार द्वारा एम्पावर किया हुआ कोई प्राधिकरण है उसको देगा या उसके केंद्रीय सरकार द्वारा एम्पावर किया कोई अधिकारी उसको देगा। तो ये 60 दिन की सूचना देगा, कहाँ बता रहे हैं? 60 दिन की सूचना पहले लेगा, मतलब कि कोई भी व्यक्ति है वो किसी अधिकारी या कोई परिवाद करना चाहता है, 2 महीने पहले सूचना देगा। सीपीसी में बताया है केंद्रीय। ठीक है, आवाज नहीं आ रही तुझी की, माइक ऑफ है, माइक ऑफ है शायद आपका। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 20 जानकारी और रिपोर्ट और विवरणियां कि केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन क्या है, व्यक्तियों को, अधिकारियों को, राज्य सरकार या जो अन्य कोई अधिकरण बनाए जाते हैं, जो ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं, उन्हें कहती है कि रिपोर्ट्स रखे जाए, अपने डॉक्यूमेंट रखो। अगर वो जानकारी देने, लेखे देने, अकाउंट देने में कोई उपेक्षा करते हैं तो वो क्या है, वो उपेक्षा नहीं करेंगे, वो बाउंड हो जाते हैं उनके रिकॉर्ड्स रखने के लिए, उनके डाटा देने के लिए। सेक्शन 3 के अधीन प्राधिकरण के सदस्यों अधिकारियों का लोक सेवक होना। 21 खाली लोक सेवक है, आईपीसी में भी लोक सेवक है 21 में, और यहाँ पर भी लोक सेवक है 21 में। 22 सारा अधिकारिता का वर्जन सिविल न्यायालय को अधिकारिता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर ट्रिब्यूनल बना दिए गए हैं, यहाँ पे प्राधिकरण बना दिए गए, इसलिए सिविल न्यायालय को अधिकारिता नहीं होगी। फिर है प्रत्यायोजन की शक्ति कि केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सेक्शन 3 के 3 में, यानी केंद्रीय सरकार 3 में जो प्राधिकरण का गठन करने, सेक्शन 25 में नियम बनाने की जो शक्ति है, वो किसी भी को भी प्रत्यायोजित कर सकती है। किसी अधिकारी को, राज्य सरकार को या अधिकरण को, प्राधिकरण को प्रत्यायोजित कर सकती है। किसकी सेक्शन 3 में तो क्या प्राधिकरण कौन बनाती है? केंद्रीय सरकार बनाती है। या सेक्शन 25 में नियम बनाने की शक्ति केंद्रीय सरकार की। इन दो सेक्शन को छोड़कर केंद्रीय सरकार की सारी शक्तियां केंद्रीय सरकार किसी को भी डेलीगेट कर सकती है, किसी अधिकारी को कर सकती है, किसी राज्य सरकार को कर सकती है, या किसी ट्रिब्यूनल को कर सकती है, लेकिन दो शक्तियां डेलीगेट नहीं होगी। सेक्शन 3 का सब क्लोज 3 यानी किसी और अधिकरण या ट्रिब्यूनल बनाने की पावर नहीं होगी आगे डेलीगेट, या नियम बनाने की, सेक्शन 25 में नियम बनाने की शक्ति भी आगे डेलीगेट नहीं होगी। सेक्शन 24 अन्य विधियों का प्रभाव कि अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम के सेक्शन अन्य विधियों का कि धारा उपधारा 2 के अधिनियम कि कोई अन्य इस अधिनियम से भिन्न कोई भी अधिनियम है, तो अगर उससे असंगत बात कही गई है तो वो प्रभावी होंगे। यानी मान लो किसी अन्य एक्ट में ऐसा कोई कार्य करता है, इस अधिनियम के अधीन तो वो अपराध करता ही करता है, अन्य अधिनियम के अधीन भी वो क्या है, दंडनीय है, तो वहां अपराध का दोषी पाया गया अन्य अधिनियम ना कि इस अधिनियम के अधीन दंडी। मान लो वो एक तो अपराध यहाँ कर रहा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत, और वैसा ही कार्य और भी कहीं अपराध है, मान लो कॉन्स्टिट्यूशन में अपराध कर दिया उसने, किसी व्यक्ति के पर्यावरण जीने के अधिकार या स्वतंत्र रूप से रहने, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार क्या है, आर्टिकल 21 में फंडामेंटल राइट है। तो कोई व्यक्ति आर्टिकल 21 का उल्लंघन होने पर डायरेक्ट हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो वो कहेगा कि मेरा दो जगह अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। उस व्यक्ति ने क्राइम दो जगह, एक तो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया है, एक के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उपबंधों का भी उल्लंघन किया, तो वो अन्य अपराध का भी, यानी जिस भी अन्य लॉ में या अन्य विधि का उल्लंघन किया वहां पर भी दंड का भागी माना जाएगा, ना कि इस अधिनियम के अंदर दंड किए जाने का भागी। पहले वो अन्य विधि में भी अगर उसने कोई अपराध किया तो पहले उसका दंड दिया जाएगा, फिर इसका दंड दिया जाएगा। ठीक है। 25 में आ जाए केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति है, और नियमों 26 में है कि नियमों को संसद के समक्ष जब भी प्रत्येक सदन के समक्ष 30 दिन के भीतर रखा जाएगा। ये केंद्रीय सरकार की नियम, वो नियम कौन कौन से है, कैसे बनाएगी, सारे रूल रेगुलेशन बनाने की पावर कहाँ पे, सेक्शन 25 में। उन जो नियम केंद्रीय सरकार ने बनाया उनको रखा कहाँ पे जाएगा, संसद के दोनों सत्रों के समक्ष रखा जाएगा 30 दिन के, जब संसद सत्र में हो 30 दिन के भीतर संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा। ठीक है। तो ये था पर्यावरण संरक्षण वाला